2 साल पहले मेब्रुक नाम के एक छोटे से शहर में जस्टिन नाम की एक टीचर रोज की तरह अपनी क्लास में पहुंचती है, लेकिन उस दिन वहां एक भी बच्चा मौजूद नहीं होता। पूरी क्लासरूम खाली होती है सिवाय एक छात्र के, एलेक्स लिली। बाद में पता चलता है कि पिछली रात ठीक 2:17 पर उसके बाकी 17 छात्र अपने अपने घरों से बाहर निकले थे और अंधेरे में कहीं गायब हो गए थे। सुरक्षा कैमरों की फुटेज में साफ दिखाई देता है कि बच्चे खुद ही घर से बाहर निकले थे, भागते हुए और अपने हाथ आसमान की ओर फैलाए हुए, लेकिन किसी किडनैपर या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिलते। पुलिस इस रहस्यमयी घटना के बाद बार बार एलेक्स और जस्टिन दोनों से पूछताछ करती हैं। हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता होता कि बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या। पूरे 1 महीने तक स्कूल बंद रहता है और शहर भर में सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। जब स्कूल दोबारा खोलने की बात आती है तो पूरे शहर के लोग प्रिंसिपल मार्कस की अगुवाई में एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां मौजूद ज्यादातर लोग जस्टिन को ही दोषी ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि उसी की वजह से बच्चे गायब हुए। जस्टिन रोते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी और कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन गुस्साए भीड़ उसकी एक नहीं सुनती। लोग उसे गालियां देने लगते हैं। जब प्रिंसिपल मार्कस बीच बचाव करता है तो भीड़ उसे भी अपराधी का साथी कहने लगती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक डिटेक्टिव को आकर जस्टिन को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ता है। इस सब के बाद जस्टिन पूरी तरह टूट जाती है। वो शराब की बोतल खरीदने के लिए एक स्टोर जाती है, क्योंकि उस घटना के बाद से वो लगातार शराब पीने लगी होती है। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो फोन उठाती है, दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, हम जानते हैं तुमने क्या किया। जस्टिन घबराकर तुरंत कॉल काट देती है। स्टोर से बाहर निकलते समय एक नशेड़ी आदमी जेम्स उससे पैसे मांगता है, लेकिन जस्टिन उसे अनदेखा करके वहां से चली जाती है। रात के समय जब जस्टिन अपने घर पर होती है, तभी अचानक डोरबेल बजती है। वो घबरा जाती है और झरोखे से बाहर झांक कर देखती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। कुछ ही पल बाद दरवाजे पर जोर जोर से नॉक की आवाज आती है। डरते हुए वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, मगर बाहर फिर भी कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर अपनी कार पर जाती है, जिस पर लाल पेंट से एक शब्द लिखा होता है, विच यानी डायन। अगली सुबह जस्टिन उस शब्द को धोने की कोशिश करती है, लेकिन दाग किसी भी तरह से नहीं मिटता। मजबूरी में उसे उसी हालत में गाड़ी लेकर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल पहुंचते ही मार्कस उसे छुट्टी पर भेज देता है और सलाह देता है कि वो अपनी मानसिक स्थिति के लिए इलाज करवाए। वो ये भी बताता है कि एलेक्स को अब दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है और वहां वो ठीक कर रहा है। जस्टिन एलेक्स से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन मार्कस उसे रोक देता है। वो साफ कहता है कि जस्टिन अक्सर पेशेवर सीमाएं पार करती है। बच्चों को गले लगाना, उन्हें घर छोड़ना, ये सब एक टीचर के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर जस्टिन पूरी तरह टूट जाती है। वो अपनी कार में लौटती है और वहीं जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी कार पर की गई तोड़फोड़ और धमकी भरे फोन कॉल्स की शिकायत दर्ज करवाती है। वहीं उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पॉल से होती है। दोनों के बीच कुछ पल तक अजीब सी चुप्पी रहती है और थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसी रात दोनों एक बार में फिर मिलते हैं। पॉल उसकी हालत को लेकर चिंता जताता है, लेकिन जस्टिन उसे टालते हुए कहती है कि वो खुद सब संभाल सकती है। बातचीत के दौरान पॉल बताता है कि वो अब अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। कुछ देर बाद दोनों जस्टिन के घर पहुंचते हैं और वो रात एक साथ बिताते हैं। सुबह जस्टिन पॉल को उसके घर छोड़ती है और रास्ते में कहती है कि पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके बाद वो स्कूल के पास बस का इंतजार करती है और जैसे ही एलेक्स बस से उतरता है, वो चुपचाप उसका पीछा करती है। एलेक्स के घर पहुंचकर वो कई बार बेल बजाती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। खिड़कियों पर अखबार चिपके होते हैं। पीछे के आंगन से झांकने पर उसे अंदर का नजारा दिखता है। एलेक्स के माता पिता सोफे पर एकदम स्थिर बैठे होते हैं, जैसे जमे हुए हों। ये देखकर जस्टिन डर जाती है और लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। जब वो दोबारा झांकती है तो वही दृश्य फिर से दिखाई देता है। घबराकर जस्टिन मार्कस को कॉल करती है और सारी बात बताती है, लेकिन मार्कस उल्टा उसी पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो एक स्टूडेंट का पीछा कर रही है।
शाम को ग्रोसरी स्टोर में अचानक पॉल की पत्नी डोना सामने आ जाती है और जस्टिन पर टूट पड़ती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि उसे पता है जस्टिन कल रात उसके पति के साथ थी। जस्टिन सफाई देती है कि पॉल ने खुद को सिंगल बताया था, लेकिन गुस्से में डोना उस पर शराब उड़ेल देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक क्लर्क को आकर डोना को जबरन अलग करना पड़ता है। उस रात जस्टिन एक डरावना सपना देखती है। वो अपनी पुरानी क्लासरूम में होती है जहां सारे बच्चे सिर झुकाकर बैठे होते हैं। तभी एलेक्स सिर उठाता है और उसका चेहरा डरावने क्लाउन मेकअप से ढका होता है। वो एक भयानक मुस्कान देता है और जस्टिन चीखते हुए जाग जाती है। कमरे में अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता। वो दोबारा लेटने की कोशिश करती है। तभी अचानक छत पर एक लाल बालों वाली औरत उलटी लटकी हुई दिखाई देती है। जस्टिन जोर से चीखती है और पल भर में वो औरत गायब हो जाती है। अगले दिन जस्टिन फिर स्कूल बस के पास एलेक्स का इंतजार करती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन एलेक्स सिर्फ हाँ कहता है और भागकर घर के अंदर चला जाता है। जस्टिन फिर से दरवाजा खटखटाती है और बेल बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपनी कार में बैठकर घंटों इंतजार करती रहती है और थककर वहीं सो जाती है। शाम को कोई चुपचाप उसके पास आता है और जब वो सो रही होती है उसके बालों का एक गुच्छा काटकर ले जाता है। इसी बीच आर्चर, जिसका बेटा भी उन गायब बच्चों में शामिल था, गहरे डिप्रेशन में डूब चुका होता है। वो दिन रात सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज देखता रहता है, काम पर ध्यान नहीं दे पाता और बार बार पुलिस स्टेशन जाकर अपडेट मांगता है। कैप्टन लोच उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब तक कोई नया सुराग नहीं मिला है। आर्चर को पूरा यकीन है कि जस्टिन को कुछ पता है, लेकिन लोच साफ कह देता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। असल में स्कूल मीटिंग के दौरान जस्टिन को सबसे पहले गालियां देने वाला इंसान आर्चर ही था और उसकी कार पर विच लिखने वाला भी वही था। आर्चर अब अपने बेटे के कमरे में सोने लगता है। एक रात अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वो खुद अपने ही बिस्तर पर सो रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो सपना देख रहा है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। वो बाहर जाता है और देखता है कि उसका बेटा भाग रहा है। आर्चर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कुछ ही पलों में खुद को फिर अपने घर के अंदर पाता है। वो ऊपर देखता है और घर के ऊपर एक अजीब चमकता हुआ टॉवर दिखाई देता है, जिस पर नंबर लिखा होता है 217। वो अपने बेटे के बिस्तर के पास जाकर रोते हुए कहता है कि वो अच्छा पिता नहीं बन पाया। तभी बच्चे का चेहरा उस लाल बालों वाली औरत में बदल जाता है और डर के मारे आर्चर की आंख खुल जाती है। सुबह होते ही आर्चर को जंगल में दिखाई देने वाला वही अजीब टॉवर याद आता है। वो एक नक्शा निकालता है और अपने घर से उस दिशा तक एक सीधी रेखा खींचता है जिस तरफ उसने सपने में एलेक्स को भागते देखा था। इसके बाद वो बाकी गायब बच्चों के घरों में जाता है, उनकी सिक्योरिटी फुटेज देखता है और नोट करता है कि हर बच्चा किस दिशा में गया था। जब वो सारी दिशाओं की रेखाएं नक्शे पर बनाता है तो वो सब एक ही जगह पर आकर मिलती हैं। आर्चर तय कर लेता है कि उसे उसी जगह तक पहुंचना होगा। रास्ते में आर्चर को जस्टिन एक गैस स्टेशन पर दिखाई देती है। वो गाड़ी रोककर उस पर चिल्लाने लगता है और आरोप लगाने लगता है। तभी अचानक जस्टिन की नजर सामने पड़ती है। प्रिंसिपल मार्कस खून में लथपथ बदहवास हालत में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। उसके हाथ भी उसी तरह फैले हुए होते हैं जैसे उन गायब बच्चों के थे। देखते ही देखते मार्कस जस्टिन पर झपट पड़ता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। आर्चर बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे जोरदार घूंसा मारकर गिरा देता है। जस्टिन किसी तरह उठकर भागती है और गैस स्टेशन के अंदर छिप जाती है, लेकिन मार्कस उसका पीछा करता है। आर्चर पीछे से आकर मार्कस को लात मारता है, मगर मार्कस पलटकर आर्चर को भी पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। कुछ दिन पहले की बात सामने आती है। पॉल रात के समय गश्त पर होता है। तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है, जो चुपचाप एक गली में संदिग्ध हरकतें कर रहा होता है। पॉल को शक होता है और वो बिना आवाज किए उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद पॉल देखता है कि जेम्स एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल तुरंत उसे आवाज देता है, अरे वहां क्या कर रहे हो? आवाज सुनते ही जेम्स घबरा जाता है और भागने लगता है। पॉल पहले अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही सड़क खत्म होती है उसे कार छोड़कर पैदल दौड़ना पड़ता है। आखिरकार पॉल जेम्स को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। डरा हुआ जेम्स सफाई देता है कि वो अपने ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी चाबी खो गई थी। पॉल जब जेम्स की तलाशी लेता है तो अचानक उसकी उंगली एक इस्तेमाल की हुई सुई से चुभ जाती है। दर्द
और डर से तिलमिलाया पॉल गुस्से में आकर जेम्स के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद वो तुरंत अपनी कार की तरफ भागता है, फर्स्ट एड किट निकालता है और घबराहट में अपना हाथ साफ करने लगता है। तभी उसकी नज़र डैश कैम पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। पॉल के चेहरे पर डर छा जाता है क्योंकि ये फुटेज उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। घबराहट में पॉल एक फैसला लेता है। वो जेम्स को खोल देता है और सख्त लहजे में कहता है, अब हम दोनों बराबर हैं, लेकिन अब इस शहर से निकल जाओ। बाद में पुलिस स्टेशन में लोच पॉल को समझाता है कि जब तक जेम्स कोई शिकायत दर्ज नहीं करता तब तक सब ठीक रहेगा। उसी रात पॉल जस्टिन से मिलने जाता है। दोनों साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन सुबह जब पॉल घर लौटता है तो उसे बड़ा झटका लगता है। उसकी पत्नी डोना उम्मीद से पहले ही घर आ चुकी होती है। पॉल का बदला बदला और अजीब व्यवहार देखकर डोना तुरंत समझ जाती है कि उसने रात किसी और के साथ बिताई है। कुछ समय बाद जब पॉल ड्यूटी पर होता है तो उसकी नजर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े जेम्स पर पड़ती है। पॉल गुस्से में उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन जेम्स डरकर भागने लगता है। पॉल तुरंत अपनी कार में बैठता है, जल्दी जल्दी डैश कैम का तार निकाल देता है और जेम्स का पीछा करने निकल पड़ता है। अब कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। जेम्स एक नशेड़ी है जो जंगल में लगे एक पुराने टेंट में रहता है। जब उसके पास नशा खत्म हो जाता है तो वो शहर आता है और खुली या बिना लॉक वाली कारें ढूंढता है। उन कारों के अंदर से जो भी सामान हाथ लगता है वो चुरा लेता है और फिर उसे बेचकर थोड़े पैसे जुटाता है। जिस रात पॉल उसे पकड़ता है उस वक्त जेम्स सच में चोरी करने ही निकला था। पॉल का शक बिल्कुल सही था। उसी दौरान जेम्स की नजर लिली परिवार के घर पर पड़ती है। वो देखता है कि घर की सारी खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई हैं और दरवाजे के पास चिट्ठियों का ढेर लगा है, साफ संकेत कि वहां कोई नहीं रहता। जेम्स दीवार फांदकर एक खिड़की के जरिए अंदर घुस जाता है। अंदर का कमरा फर्नीचर से भरा पड़ा होता है और घर पूरी तरह सूना लगता है। जब जेम्स लिविंग रूम में पहुंचता है तो अचानक चौंक जाता है। सोफे पर एलेक्स के माता पिता बैठे हैं। उनके चेहरों पर अजीब अजीब कट के निशान हैं, लेकिन वो जरा भी हिल नहीं रहे। जेम्स धीरे धीरे उनके पास जाता है, सांस रोके हुए, मगर वो दोनों बिल्कुल मूर्तियों की तरह स्थिर रहते हैं। डर उसके अंदर रेंगता है, फिर भी वो खुद को संभालता है और चोरी करता रहता है। तभी ऊपर से किसी के चलने जैसी आवाज आती है। जेम्स पल भर के लिए रुकता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है अचानक उसे तहखाने से किसी की फुसफुसाती सी आवाज सुनाई देती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। हिम्मत करके वो नीचे उतरता है और जो वो देखता है उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। तहखाने में सारे गुमशुदा बच्चे एक साथ खड़े हैं, सब एकदम स्थिर, बिना पलक झपकाए। अगले ही पल वो सारे बच्चे एक साथ मुड़कर जेम्स की तरफ देखने लगते हैं। उनकी आंखें खाली और डरावनी होती हैं। जेम्स चीखते हुए भाग पड़ता है। वो दरवाजा बंद करता है और फर्नीचर लगाकर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एलेक्स के माता पिता उठ खड़े होते हैं और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। डर के मारे जेम्स बदहवास हो जाता है और जैसे तैसे घर से बाहर भाग निकलता है। कुछ समय बाद वो चोरी की चीजें एक पॉन शॉप में बेच रहा होता है। वहीं उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। गुमशुदा बच्चों की जानकारी देने पर भारी इनाम। लालच उसकी आंखों में चमक जाता है। पैसे हाथ आते ही वो फिर से नशा खरीदता है और पुलिस को फोन करता है। वो बताता है कि उसे पता है बच्चे कहाँ हैं। पुलिस पहले उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन कहती हैं अगर सच बोल रहे हो तो स्टेशन आकर बात करो। जेम्स जैसे ही वहां जाने के लिए निकलता है तभी पॉल उसे देख लेता है और चिल्लाकर रोकता है। जेम्स घबरा जाता है और जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में उसे दूर से वही लाल बालों वाली रहस्यमयी औरत हाथ हिलाती हुई दिखती है। डर के मारे जेम्स अपने टेंट में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद टेंट के बाहर एक साया दिखता है। घबराहट में जेम्स सुइयों से हमला कर देता है। बाहर निकलकर देखता है वो पॉल है। पॉल गुस्से में उसे टेंट से घसीटकर बाहर निकालता है और बंदूक तान देता है। तभी जेम्स चीख कर कहता है मुझे पता है बच्चे कहाँ हैं। ये सुनते ही पॉल का चेहरा बदल जाता है। वो बिना कुछ कहे जेम्स को कार में धकेल देता है और उसके बताए रास्ते पर गाड़ी दौड़ा देता है। दोनों लिली परिवार के घर पहुंचते हैं। जेम्स कार में बैठा बैठा देखता है कि पॉल दरवाजा खटखटाता है और कोई उसे अंदर बुला लेता है। घंटों बीत जाते हैं, अंधेरी रात हो जाती है। आखिरकार पॉल बाहर निकलता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं लगता। उसकी आंखें खाली हैं, चाल अजीब है,
जैसे वो किसी ट्रांस में हो। वो लड़खड़ाते हुए कार के पास आता है, जेम्स को बाहर खींचता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं, किसी जानवर जैसी लगती है। जेम्स मदद के लिए चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। पॉल उसे बेरहमी से घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब कहानी एक बार फिर पीछे लौटती है। मार्कस सुपरमार्केट में होता है, तभी उसे जस्टिन का फोन आता है। जस्टिन घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसने एलेक्स के माता पिता को बहुत अजीब हालत में देखा है। मार्कस उसे शांत करते हुए भरोसा दिलाता है कि वो खुद जाकर इस मामले की जांच करेगा। अगले दिन स्कूल की मीटिंग के दौरान एलेक्स की आंटी ग्लैटिस वहां पहुंचती है, वही रहस्यमयी लाल बालों वाली औरत। वो सबको बताती है कि एलेक्स के माता पिता बीमार हैं और घर से बाहर नहीं निकल सकते। मार्कस उसे बताता है कि इस मामले में एक वेलफेयर कंप्लेंट दर्ज हुई है और नियम के मुताबिक उसे बच्चों के कानूनी अभिभावकों से बात करनी ही होगी, वरना उसे अधिकारियों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगले ही दिन ग्लैटिस खुद मार्कस के घर पहुंच जाती है। वो पानी मांगती है और अजीब तरीके से कहती है कि उसे कटोरे में पानी चाहिए। फिर वो पूछती है कि क्या मार्कस ने अधिकारियों से संपर्क किया है। जब मार्कस नहीं कहता है तो ग्लैटिस उसके ऑफिस से चुराई हुई एक रिबन निकालती है और उसे एक अजीब सी टहनी पर लपेट देती है। फिर वो अपनी ही उंगली काटती है और उस टहनी पर खून टपका देती है। उसी समय मार्कस का पति टेरी उसका जख्म ढकने के लिए पास आता है, लेकिन ग्लैटिस अचानक उसके बालों की एक लट काट लेती है। मार्कस जब पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, तभी ग्लैटिस एक अजीब सी घंटी बजाती है। उसी पल मार्कस की आंखें खाली हो जाती हैं, जैसे वो किसी सम्मोहन में चला गया हो। उसका शरीर कांपने लगता है। ग्लैटिस टेरी के बाल उसी टहनी पर लपेटती है और उसे तोड़ देती है। अगले ही पल मार्कस पागलों की तरह टेरी पर झपट पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। उसके मुंह से काला तरल निकलकर टेरी के चेहरे पर गिरता है। फिर वो उसका सिर दीवार पर बार बार पटकता है जब तक टेरी की जान नहीं चली जाती। इसके बाद ग्लैटिस उस टहनी को धोती है, टेरी के बाल हटाती है और उस पर जस्टिन के बाल लपेट देती है। फिर से टहनी को तोड़ते ही मार्कस पर एक नया आदेश हावी हो जाता है। अब उसका लक्ष्य जस्टिन को मारना होता है। यही वजह है कि गैस स्टेशन पर जब मार्कस की मुलाकात जस्टिन और आर्चर से होती है तो वो पागलपन में उन पर हमला कर देता है। आर्चर को गिराने के बाद मार्कस स्टोर के अंदर घुसता है ताकि जस्टिन का पीछा कर सके। जस्टिन डर के मारे एम्प्लॉइज के कमरे में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। मार्कस उसे घेर लेता है। तभी पीछे से आर्चर आकर मार्कस को जोर से पकड़ता है और उसे फ्रिज से टकरा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जस्टिन वहां से भागती है और अपनी कार की तरफ दौड़ती है। मार्कस पीछे पीछे आता है और गुस्से में कार की खिड़की तोड़ देता है, लेकिन जस्टिन कार स्टार्ट कर देती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। मार्कस कार के पीछे पागलों की तरह दौड़ता है। कुछ ही देर बाद आर्चर भी बाहर निकलता है और मार्कस के पीछे दौड़ पड़ता है। रास्ते में अचानक मार्कस को सामने से आ रही एक दूसरी कार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मार्कस का सिर बुरी तरह कुचल जाता है और दूसरी गाड़ी की ड्राइवर डर के मारे चीख उठती है। बाद में अस्पताल में आर्चर पुलिस को पूरी सच्चाई बता देता है। बाहर निकलते समय वो जस्टिन को इंतजार करते हुए देखता है। जस्टिन उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। अब आर्चर को पूरा यकीन हो जाता है कि जस्टिन बेगुनाह है। वो उसे बताता है कि मार्कस भी उसी तरह भाग रहा था जैसे बाकी बच्चे भागे थे और उसे अपना बनाया हुआ नक्शा दिखाता है। जस्टिन तुरंत पहचान लेती है कि वो निशान सीधे एलेक्स के घर की तरफ जाता है। इसके बाद कहानी पीछे जाती है। एलेक्स के बचपन में एलेक्स एक बेहद शर्मीला और अकेला बच्चा था। स्कूल में बाकी बच्चे उसे अजीब समझकर परेशान करते थे। उसके माता पिता अच्छे, खुशमिजाज और प्यार करने वाले लोग थे। एक दिन वो एलेक्स को बताते हैं कि उसकी बीमार चाची ग्लैटिस अब उनके साथ रहने आने वाली है। ग्लैटिस रात में घर पहुंचती है। अगले दिन एलेक्स चुपके से उसके कमरे में झांकता है, जहां उसे एक लाल वेग और अजीब शाखाओं वाला एक छोटा पेड़ दिखाई देता है। तभी ग्लैटिस की नींद खुल जाती है और एलेक्स उसे देखते ही डरकर दरवाजा बंद कर देता है। स्कूल से लौटने पर एलेक्स देखता है कि उसके माता पिता अजीब तरह से टेबल पर बैठे हैं, जैसे किसी ट्रांस में हो। उनकी आवाज ठंडी और मशीन जैसी होती है। तभी ग्लैटिस बिल्कुल स्वस्थ और ताजा दिखती हुई आती है और कहती है कि सब ठीक है।
एलेक्स डर जाता है और अपने पिता पर पानी फेंक देता है, लेकिन वो बिना किसी प्रतिक्रिया के बस खुद को पोंछ लेते हैं। ग्लैडस उसे डांटती है और बिना खाना दिए उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह एलेक्स देखता है कि उसके माता पिता अब भी टेबल पर बैठे हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखें लाल हैं और वो बिल्कुल नहीं हिलते। ग्लैडस उसे धमकाती है कि किसी को मत बताना कि वो यहाँ है, वरना बुरा होगा। फिर वो एक टहनी तोड़कर पानी के कटोरे के ऊपर रखती है। अचानक एलेक्स के माता पिता कांटे उठाकर अपने ही चेहरे पर वार करने लगते हैं। जैसे ही ग्लैडस टहनी पानी में डालती है, वो रुक जाते हैं। एलेक्स डर से कांप उठता है और इसके बाद वो ग्लैडस की हर बात मानने लगता है। वो रोज स्कूल जाता है और लौटकर अपने माता पिता को खाना खिलाता है। एक रात ग्लैडस बहुत बीमार पड़ जाती है और उल्टियां करने लगती है। वो कहती हैं कि एलेक्स के माता पिता उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और अब उसे ठीक होने के लिए एलेक्स की क्लास के बच्चों की चीजें चाहिए। अगले दिन एलेक्स चुपके से स्कूल जाकर अपनी पूरी क्लास के बच्चों के नाम टैग चुरा लेता है। जस्टिन उसे देख लेती है, लेकिन एलेक्स झूठ बोल देता है कि वो बस कुछ भूल गया था। रात में ग्लैडस उन नाम टैग्स को तोड़कर कटोरे में डालती है, उसमें थूकती है, माचिस जलाती है और घंटी बजाती है। उसी पल सारे बच्चे नींद में अपने अपने घरों से निकलते हैं और सीधे एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। बाद में ग्लैडस पुलिस को धोखा देने के लिए एलेक्स के पिता के चेहरे पर मेकअप करती है और कहती हैं कि उन्हें स्ट्रोक आया है। पुलिस को कोई शक नहीं होता। फिर वो बच्चों के बाल काटकर उन्हें जंगल में छिपा देती है। आखिरकार जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर पहुंचते हैं। अंदर उन्हें पॉल और जेम्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही जस्टिन नमक की खींची हुई रेखा पर पैर रखती है, पॉल और जेम्स उस पर हमला कर देते हैं। जस्टिन खुद को बचाने के लिए एक पिलर उठाकर पॉल का चेहरा काट देती है, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होता। ऊपर एलेक्स अपने कमरे में अपने माता पिता को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जो अब भूतों की तरह उसके पीछे पड़े होते हैं। वो भागकर ग्लैडस के कमरे में जाता है, पेड़ की एक टहनी उठाता है, अपने खून से उस पर निशान बनाता है और जस्टिन के विग से एक बाल उसमें बांध देता है। नीचे जस्टिन पॉल को गोली मारती है, लेकिन वो तब तक खड़ा रहता है जब तक वो उसके सिर में गोली नहीं मार देती। फिर वो जेम्स को भी गोली मार देती है। आर्चर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है, तभी ग्लैडस पीछे से आकर उसका ताबीज तोड़ देती है। उसी पल ऊपर एलेक्स टहनी तोड़ देता है और तुरंत सारे बच्चे बेसमेंट से निकलकर ग्लैडस पर टूट पड़ते हैं। वो घर से भागती है, बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं। पूरा मोहल्ला देखता है कि दर्जनों बच्चे ग्लैडस का पीछा कर रहे हैं। आखिरकार एक लड़की उसे पकड़ लेती है और बाकी बच्चे मिलकर उसे फाड़ डालते हैं। ग्लैडस के मरते ही आर्चर और एलेक्स के माता पिता उस जादू से आजाद हो जाते हैं। जस्टिन ऊपर जाती है और एलेक्स को अपने माता पिता से गले मिलते हुए देखती है। कुछ समय बाद एलेक्स के माता पिता को मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है और एलेक्स अपनी दूसरी चाची के साथ रहने लगता है। बाकी बच्चे भी अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को दोबारा बोलने में बहुत लंबा समय लगता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।